2000। चलो सब लोग साथ हो जाओ। हम लोग पढ़ रहे थे डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्व। क्या पढ़ रहे थे? डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्व। देखो ध्यान से, आज हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे। देखो इधर, देखो एक पूरा आवर्त सारणी है। क्या है? आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल। बोलो मत। देखो इस आवर्त सारणी को सब लोग शांत हो जाओ। इस आवर्त सारणी को 4 भागों में बांटा। कितने भाग में बांटा गया है? 4 भागों में। पहला क्या है? यस ब्लॉक एलिमेंट। लिखा हुआ जी, यस ब्लॉक एलिमेंट। 20 मिनट आराम से आवाज सुनो, बोलो मत। इस आवर्त सारणी को कितने वर्ग में, कितने भाग बांटा गया है? 4 भाग में। पहला भाग कौन है? यस ब्लॉक एलिमेंट, यस ब्लॉक के तत्व। दूसरा क्या है? पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक के तत्व। तीसरा ब्लॉक क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक के तत्व। और चौथा क्या है? लिखा गया होगा कहीं, यह ब्लॉक एलिमेंट। राजी, यह ब्लॉक एलिमेंट यानी यह ब्लॉक के तत्व। अब देखो इस ब्लॉक का नाम यस ब्लॉक क्यों पड़ा? जब मैं इस ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूंगा आप भाव के नियमानुसार, ठीक, जब मैं इस ब्लॉक के तत्वों का, किसी भी तत्व का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, उस तत्व का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा वह जाएगा यस उपकोष। किसमें जाएगा? यस उपकोष में जाएगा। तो जिस उपकोष में इलेक्ट्रॉन इंटर करता है उस एलिमेंट को उसी का कर दिया जाता है, उसी ब्लॉक में रख दिया जाता है। तो यस ब्लॉक में वे एलिमेंट रखे गए हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं? यस ब्लॉक में। भाषा में है ना, हम दिखाएंगे भी। चलो पी ब्लॉक, पी ब्लॉक में ऐसे तत्व को रखा गया है जिनका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा? पी ब्लॉक में। किसमें जाएगा जी? चलो मैं दिखाता हूँ। चलो देखो इधर, चलो चलो हम ले लिए, मान लो कैल्शियम। क्या ले लिए? कैल्शियम। देखना इसके जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा, यस ब्लॉक में 2 वर्ग। कितने वर्ग हैं? पहला वर्ग, सेकेंड वर्ग। इसको हम लोग कहते हैं क्षारीय धातु, इसको कहते हैं क्षारीय मृदा धातु। क्या बोलते हैं? क्षारीय मृदा धातु। तो हम करते हैं इसका कैल्शियम का। देखो धातु, तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 20। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो आप बाव के नियमानुसार। लाइट जलाओ, पीछे वाला, बड़ा वाला, आगे यहां से, ठीक। 1s2, 2s2, 2p, 6, 3s2, फिर 3p, 6, फिर जी 4s2, गिन लो, 2 2, 6 4, 10 2, 12 6, 18 2। अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें इंटर किया? यस ब्लॉक में। इसलिए कौन सा किस ब्लॉक का एलिमेंट हुआ? और यस ब्लॉक में कौने में? दूसरे वाले में। सब यस ब्लॉक हुआ था, बोलो मत। चलो हम बात करते हैं इसकी आवर्त की। क्या बात करते हैं? आवर्त। तो आवर्त कैसे मालूम करते हैं? सबसे बड़ी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब ये जो गिनती होती है ना, हम लोग जानते हैं। देखो इधर क्वांटम संख्याएं होती है 4 ठो। बहुत ध्यान से समझना, बहुत कुछ सीखोगे आज तुम लोग। देखो यार, क्वांटम संख्याएं होती है 4 ठो। अब क्वांटम संख्या होती क्या है? ऐसी संख्याएं जो किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति और उसके ऊर्जा का निर्धारण करती है, उसको हम लोग कहते हैं क्या है? क्वांटम संख्याएं। या ऐसी संख्याएं जो किसी इलेक्ट्रॉन की मुख्य ऊर्जा स्तर, ठीक, को क्या करती है? प्रदर्शित करती है, उसको हम लोग कहते हैं क्या है? क्वांटम संख्याएं। क्वांटम संख्याएं होती है 4 प्रकार। कितने प्रकार होती है? 4 प्रकार। पहला होता है मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरा होता है दिग्गंशी क्वांटम संख्या, तीसरा क्या होता है? चुंबकीय क्वांटम संख्या, और चौथा क्या होता है? चक्रण क्वांटम संख्या। और चारों क्वांटम संख्याओं का अपना अलग अलग रोल होता है। देखो इधर, तो मैं बात करता हूँ 5 मिनट, देखो ध्यान से, जगह है नहीं है। देखो इधर, देखो पहला होता है मुख्य क्वांटम संख्या, दिखाते इसको हम एन से है। दूसरा होता है क्या? दिग्गंशी क्वांटम संख्या, मुख्य दिग्गंशी चुंबकीय, और चौथा क्या होता है? चक्रण। मुख्य को दिखाते हैं एल से, दिग्गंशी को एल से, इसको एम से, इसको एस से। मुख्य क्वांटम संख्याएं बताती है कोई इलेक्ट्रॉन किस कोष में पड़ेगा। इसे हम लोग जानते हैं
कोई परमाणु होता है क्या? कोई परमाणु होता है, देखो ध्यान से, ये कोई परमाणु है, तो परमाणु क्या होते हैं? प्रोटॉन, और उसके नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन, और इसके बाहर क्या होते हैं? बहुत सारी कोष होती है, क्या होती है? बहुत सारी कक्षाएं होती है, क्या होती है? कक्षाएं। पहले कक्षक हम लोग कहते क्या है? के, फिन, यल, फिन, ऐसे यल। तो कोई उस परमाणु का इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में होगा, यानी के में होगा कि यल में होगा कि एम में होगा कि यल में होगा, जो इसको रिप्रेजेंटेट करती है उसको हम लोग कहते क्या है? उसको हम लोग कहते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। अब देखो दिगंशी क्या होती है? उस परमाणु का इलेक्ट्रॉन, कोष नहीं, कोष कौन था? कोष को बताता है मुख्य क्वांटम संख्या। अब उस कोष के किस उपकोष में इलेक्ट्रॉन होगा? हर कोष को 4 उपकोष में डिवाइड किया गया है, एस, पी, डी। अब एस में है कि पी में है कि डी में है कि एफ में है, किस उपकोष में है, ये जो बताता है उसको हम लोग कहते क्या? दिगंशी क्वांटम संख्या। अब कोष में भी कक्षक होते, क्या होते हैं? कोष में भी कक्षक, ये तुम लोग जानते हो, लिखवाया हूँ। एस ब्लॉक में एक कक्षक, एक कक्षक, पी ब्लॉक में क्या कक्षक? 3 कक्षक, डी ब्लॉक में क्या कक्षक? एफ ब्लॉक में क्या कक्षक? अब इस मान लो डी कोष में कोई इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लिया मैंने, हम डी कोष में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन। कितना भरते हैं? अब देखो मान लो 3D आ गया, 8 कितना आ गया? 3D 8 आ गया, तो हम लोग बनाएंगे 5 कक्षक, 1 2 3 5 हो गया। तो एक हुंड के नियमों से पहले क्या करेंगे? एक इलेक्ट्रॉन करेंगे जी, भर देंगे, फिर युग्मन स्टार्ट होगा। अब 8वां इलेक्ट्रॉन, फिर से 8वां इलेक्ट्रॉन उस ट्यूब कोष के कौने कक्षक में है? तो पहला कक्षक, दूसरा का, तीसरा का, चौथा का, पांचवा का, तो कौने में पड़ा ये? तो जो 8वां इलेक्ट्रॉन है वह ट्यूब कोष के किस कक्षक में है? ये जो होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो उसको हम लोग बोलेंगे चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब चक्कर क्या होता है? उस कक्षक में, जिस कक्षक में 8वां इलेक्ट्रॉन पड़ा है, जिस कक्षक में 8वां इलेक्ट्रॉन पड़ा है, उसकी डायरेक्शन किधर है? एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज? अगर क्लॉकवाइज होता है तो हाई से कर देते हैं, एंटी क्लॉकवाइज होता है हाई से कर देंगे, क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज। तो 8वां इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। जो दिशा बताए चक्रण क्वांटम संख्या, इस सब हम 11 में पढ़ चुके, थोड़ा बातें समझ रही है। ये बताता है क्या? किस कक्षक, उपकोष के किस कक्षक में इलेक्ट्रॉन है? कक्षक में इलेक्ट्रॉन, उसको क्या बोलेंगे? चक्रण। क्या बोलेंगे? चुंबकीय जी कक्षक बताते हैं। उस कक्षक में इलेक्ट्रॉन की दिशा क्या है? तो कौन आएगा? चक्रण क्वांटम संख्या। इसमें आना। अब देखो तो सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 4। बताओ आवर्त कितना हुआ? 4। सही है। पहले इसको ब्लॉक, कौन सा ब्लॉक है जी? ये सब ब्लॉक, कौन सा ब्लॉक है? अब मालूम करना है वर्क। क्या मालूम करना है? वर्क। बताओ तो यस ब्लॉक के, यस ब्लॉक हुआ में इलेक्ट्रॉन हुआ, यस ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं? तो वर्क हो गया 2। देखो ब्लॉक कौन सा है? यस। आवर्त कौन सा है? 4 लिखा है, 4 लिखा है। और यस ब्लॉक का कौन सा वर्ग है? देखो ऐसे तुम सब बता सकते हो, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन किस ब्लॉक में, किस वर्ग में कहाँ रखा गया, उसकी सब स्थिति बता सकते हो। ये तो पहला हुआ। ये क्या हुआ? पहला। आगे दिखाना है, बस 20 मिनट सुनते जाओ तुम लोग, बहुत कुछ सीखोगे। आगे देखो, पी ब्लॉक में जितने एलिमेंट रखे गए हैं उनका में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो अंतिम इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में जाएगा? पी उपकोष में जाएगा। चलो हम कोई उठा लेते, चलो हम उठा लिए, मान लो सल्फर उठा लिए, छोटा सा, बहुत लंबा नहीं। सल्फर बताओ परमाणु क्रमांक कितना है इसका? 16 है। ठीक, 16 है ना। चलो क्या लिखेंगे? 1s2 2s2 2p 3s 2 3p 2 2 6 4 10 2 भरना कितना है? 12 हो चुका। कितना भरेंगे? 4। सबसे बड़ी संख्या कितने तुमको दिख रही है? 3 की 4? 3 गई ना जी। यानी पहले बताओ अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में इंटर किया? एस में, पी में। ब्लॉक कौन हुआ? ब्लॉक हुआ पी। बहुत ध्यान समझना। ब्लॉक क्या हुआ जी? ब्लॉक हुआ पी। बताओ आवर्त कैसे मालूम करेंगे? सबसे बड़ी मुख्य क्वांटम संख्या कितनी है? आवर्त हुआ 3। अब वर्ग कैसे मालूम करेंगे? वर्ग। देखो ध्यान से, वर्ग। अब देखो हमको पी ब्लॉक पर पहुंचने के लिए
हमको पी ब्लॉक पर पहुंचने के लिए एस ब्लॉक के 2 वर्ग और डी ब्लॉक के 10 वर्ग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर से पी ब्लॉक तक पहुंचने के लिए हमको एस ब्लॉक के 2 वर्ग और डी ब्लॉक के 10 वर्ग को पार करके तभी हम कहां पहुंचेंगे, पी ब्लॉक पर। तो हमको जब पी ब्लॉक का वर्ग ज्ञात करना होता है तो हम लोग 2 + 10, 10 2 12 जोड़ते हैं और 12 जब जोड़ देते हैं तो देखते हैं पी ब्लॉक में कई इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं, 4। तो 12 4 कौन सा वर्ग हुआ, दिखाता हूं। सल्फर यहाँ है, इसके स्थान में क्या लिखा है, 3 क्या है, आवर्त, सही है। सल्फर यहाँ लिखा है, बताओ इसके ऊपर क्या लिखा है, लिखा है। तो कौन सा वर्ग हुआ, 16वां वर्ग। और कौन सा आवर्त हुआ, तीसरा। देखो फंस इतना समझ में आया ना। उसी प्रकार से हमको पढ़ना डी ब्लॉक एलिमेंट। तो ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन ट्यूब कोश में करता क्या है, प्रवेश करता है, उसको हम लोग कहते क्या है, डी ब्लॉक के तत्व। एकदम विस्तार से पढ़े डीपली में। अब समझो ध्यान से, इस आवर्त सारणी को पहले जो दिए थे किसने दिया था, मेंडलीफ ने। तो मेंडलीफ ने बहुत सारी गलतियां की थी। बाद में क्या हुआ, मोजले साहब ने इसको क्या किया, उसमें संशोधन किए। फिर एक आधुनिक आवर्त सारणी आई परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में। तो उन्होंने एक आवर्त सारणी बनाई जिसको हम लोग कहते क्या, आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियडिक टेबल। क्या हम लोग बोलते हैं उसको, आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियडिक टेबल। अब देखो इस मॉडर्न पीरियडिक टेबल में, इस आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त है। आवर्त क्या होते हैं, जो 36 रखे गए, क्या रखे गए, 36। तो 1 2 3 4 5 6 कितने आवर्त हुए। इस आवर्त सारणी को 7 आवर्त में और 18 वर्ग में। वर्ग क्या होता है, खड़ा खड़ा, पीले रंग तो खंबा जानते हो ना, 1 लिखा गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। इस आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं, 7 आवर्त है और कितने वर्ग हैं, 18 वर्ग है। इतना बात समझ में आया। हमको पढ़ना है डी ब्लॉक एलिमेंट। क्या पढ़ना है, डी ब्लॉक के तत्व। अब ध्यान समझो, डी ब्लॉक तत्व होता क्या है, ऐसे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन ट्यूब कोश में प्रवेश करते हैं उसको हम लोग कहते क्या है, डी ब्लॉक के तत्व। लिखता हूं मैं, ध्यान समझो। चलो मतलब ट्यूब कोश में इंटर किए, ट्यूब कोश में प्रवेश करते हैं और डी ब्लॉक के तत्व हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो अगवा होता है, सबसे लास्ट में होगा NS 1 से 2। ये 1 से 2 है, भी जान लो क्या इसका मतलब है। और इसके पीछे का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे N-1 D 1 से 10। ये बहुत खतरनाक चीज है, ध्यान देना। यानी डी ब्लॉक के किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो N-1 D 1 से 10 इलेक्ट्रॉन भरोगे, फिर लास्ट में क्या होगा, NS 1 से 2। चलो हम दिखा देते हैं किसी का। चलो हम लेते हैं जिंक, किसा लेते हैं, जिंक का। जगह होगा है कहीं, चलो 1 मिनट, चलो दिखा दे तुमको। हम बात करते हैं जिंक के लिए पहले। चलो 1s 2 2s 2 2p 6 3s 3p फिर 4s 3 3d 10 ऑन कर 2 2 6 4 10 2 12 6 18 2 20 10 कितने मरने थे, परमाणु क्रमांक 30। क्रम से लिखो, क्रम से लिखो, क्रम से। तो 1s 1 वाला एक साथ, 2 वाला एक साथ, 2 वाला एक साथ, 3 वाला एक साथ, 3s2 3p 6। फिर कौन, 3d 10। फिर कौन, देखो अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें गया है, यस में। किसमें गया जी, यस के आगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितनी है, 4। उसके पहले इलेक्ट्रॉन किसमें भरा गया है, डी में। किसमें भरा गया है, और डी वाले ब्लॉक का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या, 4 है 3 है, N-1। यानी अगर यहाँ पर 5 रहेगा तो यहाँ कितना रहेगा,
4 रहेगा। 5 माइनस 1 यानी 4। अगर यहाँ रहेगा 6 रहेगा, यहाँ क्या रहेगा 6 माइनस 1 यानी 8। ये इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का। और यस में तुम लोग जानते हो, यस में हम या तो 1 इलेक्ट्रॉन या तो 3 इलेक्ट्रॉन भर नहीं पाओगे। और डी ब्लॉक में कहाँ से कहाँ तक, डी ब्लॉक में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन तक हम भरते हैं। मतलब 10 से ज्यादा नहीं होगा या 10 से ज्यादा नहीं खाएगा। कितना खा सकता है, चाहे 1 खवाओ, चाहे 2 खवाओ, चाहे 3, चाहे 10, लेकिन 11 खाने वाला नहीं। इसका मतलब यही है। और समझो, अब एक ही ध्यान समझना। हम बात करते हैं डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक तत्व किसे कहते समझ में है? ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें प्रवेश करता है, ट्यूब कोष में प्रवेश करता है, उसको हम लोग कहते क्या है, डी ब्लॉक के तत्व। इतना समझ में आया ना? अब आगे चलो, डी ब्लॉक के तत्वों को कहाँ रखा गया आवर्त सारणी में? तो डी ब्लॉक के तत्वों को आवर्त सारणी में एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में रखा गया है। ध्यान समझना, डी ब्लॉक के तत्वों को आवर्त सारणी में एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में रखा गया है। इसीलिए इनको हम लोग कहते हैं संक्रमण तत्व। क्या बोलते हैं? संक्रमण तत्व। बीच में रखे, कहाँ रखे गए जी? बीच में। अब देखो, डी ब्लॉक के तत्वों का बहुत सारा नाम है। पहला इसका नाम है सेतु तत्व, यानी पुल। क्या कहते हैं उसको हम लोग? यानी ब्रिज एलिमेंट। क्या बोलते हैं इसको जी? ब्रिज एलिमेंट। क्यों? अगर हमको एस ब्लॉक से पी ब्लॉक पर जाना है, समझे, अगर हमको एस ब्लॉक से पी ब्लॉक पर जाना है तो क्या हम कूद के यहाँ से यहाँ चले जाएंगे? ये 2 शहर है, 2 शहरों के बीच में एक नदी है। क्या शहरों तुम इस शहर उड़े यहाँ पहुंच गए, उड़ के चले जाए, क्या करना पड़ेगा? उस नदी के ऊपर से तुमको जाना पड़ेगा। ये जो है डी ब्लॉक, ये क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट है। इस शहर से इस शहर तक जाने के लिए एक पुल का काम करता है, एक ब्रिज का काम करता है। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? सेतु तत्व। क्या नाम पड़ा? सेतु तत्व। इतना बात समझ में आया? किसी कोई दिक्कत? अब आगे देखो, डी ब्लॉक में कुल मिलाकर के 10 वर्ग। कितने वर्ग हैं? 10 वर्ग। ध्यान समझना, 1 वर्ग, 2 वर्ग, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक। तो डी ब्लॉक में कितने वर्ग हैं? डी ब्लॉक में 10 वर्ग हैं। 10 डी ब्लॉक को 10 वर्गों में बांटा गया है। अगर हम बात करें डी ब्लॉक के तत्वों को, तो डी ब्लॉक के तत्वों को 4 श्रेणियों में डिवाइड किया। कितने श्रेणियों में? 4 श्रेणियों में। एक एक चीज ध्यान रखना, डी ब्लॉक के तत्वों को 4 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है। तो कौन सा? पहला है 3D श्रेणी। क्या है? पहला है 3D श्रेणी, दूसरा है 4D श्रेणी, तीसरा क्या है 5D श्रेणी, और चौथा क्या है 6D श्रेणी। 3D श्रेणी हम लोग कहते हैं प्रथम संक्रमण श्रेणी। क्या बोलते हैं? प्रथम संक्रमण श्रेणी। बताओ इसमें 3D श्रेणी कौन है? ए वाली। चौथा आवर्त क्या है जी? चौथे आवर्त हम लोग कहते हैं 3D श्रेणी। और 5वें आवर्त क्या बोलेंगे? 4D श्रेणी। और 6वें आवर्त क्या बोलेंगे? 5D श्रेणी। और 7वें आवर्त क्या बोलेंगे? 6D श्रेणी। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? प्रथम संक्रमण श्रेणी का नाम क्यों पड़ा 3D श्रेणी? क्यों 3D श्रेणी? इसलिए इसका पड़ा क्योंकि जब इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, यानी चौथे आवर्त के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, तो इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा वह इंटर करेगा डी ब्लॉक में। किसमें इंटर करेगा? डी ब्लॉक में। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? 3D श्रेणी। क्या पड़ा जी? एक एक चीज दिखाएंगे, सब दिखाएंगे सामने तुम्हारे। बताओ तो इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा? देखो बनाया हूं, बताओ। चिंकवा कौने आवर्त का तत्व है? चौथे आवर्त का। ये कौन श्रेणी हुई? 3D। कौन सी हुई? तो 3D श्रेणी में अंतिम इलेक्ट्रॉन जो डी ब्लॉक में गया हुआ है, किसमें गया? 4D 3D में। 3D में। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? 3D श्रेणी। क्या पड़ा है जी? 3D श्रेणी। अब देखो ये जो है द्वितीय संक्रमण श्रेणी, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे, अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा? किसमें? 4D में जाएगा। किसमें जाएगा जी? 4D में जाएगा। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? 4D श्रेणी। दिखाता हूं मैं, दिखाता हूं। देखो चलो किसे करूं? 40 का। चलो जरकोनियम, चलो करते हैं। चेड्डा दिख रहा है जी यहाँ पर? 40 नहीं दिख रहा है? चलो लिखेंगे, अभी दिखाएंगे।
हो गया ना। इसका जब तुम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा? 4D में। किसमें जाएगा? इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? 4D श्रेणी। इसी को हम लोग कहते क्या है? द्वितीय संक्रमण। अगला ये वाला है, इसको हम लोग कहते क्या है? 5D श्रेणी। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे इस वाले का, छठवें आवर्त का, इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा? 5D में। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? 5D श्रेणी। इसी को हम लोग कहते हैं तृतीय संक्रमण श्रेणी। आगे सतवें आवर्त के करोगे, इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा? 6D में। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? 6D श्रेणी। इसी को हम लोग कहते क्या है? चतुर्थ संक्रमण। अब ध्यान से बोलो मत जी, शांत रहो। जो 3D श्रेणी है, बोलो मत। हर वर्ग में हमने कहा कि 10 वर्ग में बांटा गया। अब कितनी श्रेणियों में? 4 श्रेणियों। और प्रत्येक श्रेणियों में 10-10 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट हैं? 10-10। दिखाता हूं मैं तुमको, चलो। जौन प्रथम श्रेणी है, प्रथम संक्रमण श्रेणी। प्रथम संक्रमण श्रेणी को बोलते हैं ना, ये है प्रथम संक्रमण श्रेणी। यानी कौन सी श्रेणी? इसमें 10 एलिमेंट है। देखो, एक स्कैंडियम से कहां तक? जिंक तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बताओ 3D श्रेणी में, यानी प्रथम संक्रमण श्रेणी में 10 एलिमेंट हुए कि नहीं हुए? उसी प्रकार से 4D श्रेणी में, यानी द्वितीय संक्रमण श्रेणी में कितने एलिमेंट हैं? 10। गिनो। कहां से? यट्रियम से कहां तक? कैडमियम तक। कहां तक जी? यट्रियम से कैडमियम तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आ रहा है ना? उसी प्रकार से अब देखो, यह आवर्त सारणी बहुत बड़ी न हो जाए। यहाँ से 57 से लेकर के 71 तक, 57 से लेकर के 71 तक तत्वों को बाहर निकाल किधर रख दीजिएगा? किधर रखा गया? इधर रखा गया। देखो ध्यान से, यानी अगर हम बात करें कहां से? 57 से लेकर के 71 तक के तत्वों को जो रखा गया, देखो ध्यान, 57 से लेकर के 71 तक के तत्वों को यहाँ रखा गया। क्या रखा गया है? यहाँ तक। इसको हम लोग कहते हैं यह ब्लॉक के एलिमेंट। क्या बोलेंगे जी? यह ब्लॉक के एलिमेंट। क्यों बोलेंगे? क्योंकि इन तत्वों को जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया गया, देखा गया, इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा था? यह ब्लॉक में। इसलिए इनको श्रेणी से काट के क्या किया गया? निकाल दिया गया। ठीक उसी प्रकार से 89 से लेकर के 103 तक तत्वों को जब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया गया, इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें जा रहा था? यह ब्लॉक में। इसे इनको यहाँ से काट के क्या किया गया? नीचे लगा दिया गया। अगर ऐसे ना लगाया गया होता तो यहाँ से लेकर के हे एलिमेंट, हे पूरा एलिमेंट क्या होते? आगे इतना शिफ्ट होते और आवर्त सारणी तुम्हारी क्या होती? बहुत ही लंबी हो जाती। इसलिए बहुत समस्याएं होती। अब सुन ध्यान से, हमने क्या बोला? डी ब्लॉक के प्रत्येक आवर्त में कितने एलिमेंट हैं? 10। अब देखो 57 वाला इलेक्ट्रॉन यानी कौन? लैंथेनियम। कौन सा जी? लैंथेनियम। यानी 57 लैंथेनियम, इसको यहाँ रखा गया है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, एक एलिमेंट यहाँ पर है, तो 57 फिर एक भैया है कि नहीं है? इसको 57 से 71 तक नीचे रखा गया। तो 57 वाला यहाँ पर है, तो खाली है ना? इसमें कौन लिख रखा गया? लैंथेनियम। कौन रखा गया? लैंथेनियम। तो एक हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हुए नहीं हुए? उसी प्रकार से कौन? एक्टीनियम। कौन सा? एक्टीनियम। इसको यहाँ रख दिया गया है, लेकिन है कहाँ एक्चुअल में? ये है यहाँ पर। तो एक्टीनियम एक हो गया, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने एलिमेंट हुए? 10। यानी प्रत्येक वर्ग में, प्रत्येक श्रेणी में कितने कितने तत्व रखे गए हैं? 10-10 तत्व रखे गए। अब ध्यान समझो, बोलो। हाँ, इसमें काउंट के छोड़ दिया जाएगा। इसमें जब काउंट करोगे, इसको हम लोग कहते हैं लैंथेनाइड श्रेणी, इसको हम लोग कहते हैं एक्टिनाइड श्रेणी। तो लैंथेनाइड श्रेणी जो नाम पड़ा हुआ लैंथेनियम से पड़ा हुआ है, और एक्टिनाइड श्रेणी जो नाम किससे पड़ा हुआ है? एक्टिनियम से। जो हम काउंट करते हैं ना, कहाँ से काउंट करेंगे? सेरियम से और थोरियम से काउंट करेंगे। समझो ना? अब आगे देखो, हम बात करते हैं डी ब्लॉक के तत्वों की विशेषताएं। एक एक चीज लिखवाया जाएगा, पहले विस्तार समझो क्या मतलब इसका है। देखो डी ब्लॉक के तत्वों का, और हर साल तुम जाकर पेपर उठा लेना। 8 मॉडल सेट बनते हैं पूरा यूपी में, उसमें से कौन 8 सेट बनते हैं ना, 6 7 8 सेट बनते हैं। 8 सेट में से कहीं न कहीं जरूर पूछने आता है। देखो पहला क्या है? सभी डी ब्लॉक तत्व क्या होती है? धातुएं होती है।
यानी डी, बोलो मत छात्रों, डी ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट है, जितने भी तत्व रखे गए हैं, सभी क्या है जी? सभी धातुएं हैं। अब धातुएं कहने मतलब क्या है? यानी हम इनका, जब ये लोग धातुएं क्या होती थी, जब ऐसे तत्व जो अपने बाहरी कक्षक से इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धरान बनाने की, उसको हम लोग कहते क्या है? धातुएं। तो ये सभी तत्व जो होते हैं, डी ब्लॉक के जितने एलिमेंट होते हैं, इन सभी तत्व अपने बाहरी कक्षक से करते क्या? इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? इसलिए इनका नाम क्या पड़ा है? इसलिए इनका नाम पड़ा है धातु। क्या पड़ा है जी? धातुएं। पहला पॉइंट। तो डी ब्लॉक के सभी तत्व क्या है? डी ब्लॉक के सभी तत्व क्या है जी? धातुएं। बात समझ में आ? चलो आगे देखो। चले आगे। तो आगे देखो, बताओ। तो डी ब्लॉक की सभी तत्व क्या हुआ जी? धातुएं। दूसरा पॉइंट क्या लिखा गया है? ये तत्व रंगीन यौगिक का निर्माण करते हैं। ध्यान समझो, इधर पूछा जाता है डी ब्लॉक के अधिकांश तत्व रंगीन यौगिकों का निर्माण करते हैं, कलर्ड यौगिक बनाते हैं। अब बनाते क्यों? देखो इधर देखा गया डी ब्लॉक के तत्वों में, डी ब्लॉक के अधिकांश तत्वों में क्या होता है? इनका जो अंतिम उपकोष होता है वह अर्धपूर्ण भरा होता है। पूरा लिखवाएंगे, पूरे चीज लिखवाएंगे। तो जो डी ब्लॉक के तत्वों का अंतिम जो उपकोष होता है, यानी डी ब्लॉक होता है, वह क्या होता है? पूरा भरा नहीं होता है। पूरा भरा न होने कारण जब इन तत्वों को किसी श्वेत प्रकाश में रखा जाता है, किसको? डी ब्लॉक के तत्वों को जब किसी सूर्य के प्रकाश में रखा गया, यानी श्वेत प्रकाश, उसको हम लोग कहते हैं क्या? श्वेत प्रकाश। जब डी ब्लॉक के तत्वों को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो देखा गया, क्योंकि डी ब्लॉक के तत्वों का जो अंतिम उपकोष होता है उनमें पूरा इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरे नहीं होते हैं, यानी आंशिक भरे हैं, यानी कुछ खाली है। तो खाली होने की वजह से जब इनको सूर्य के प्रकाश में रखा गया, ये लोग करते क्या है? ये सूर्य से कुछ ऊर्जा को एब्जॉर्ब करके निम्न ऊर्जा स्तर से कहां से आते हैं? निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चले आते हैं। और ऐसा जाते समय, नहीं समझे, जब निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं तो इस जब जा रहे होते हैं तो करते क्या है? उस श्वेत प्रकाश से कुछ ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और ऊर्जा को एब्जॉर्ब करके तुम लोग जानते हो सूर्य के प्रकाश में 7 रंग, कितने रंग होते हैं? 7 रंग। तो जिस प्रकार का कोई धातु होता है उसी प्रकार के प्रकाश को एब्जॉर्ब करके ये अलग अलग प्रकार के आयन हमको देने लगते हैं, यानी अलग अलग प्रकार के रंगीन आयन। जब कापर को जब हम सूर्य के प्रकाश में रखेंगे, कापर आयन को सूर्य के प्रकाश में रखा गया, देखा गया जब कापर को धूप में रखा गया, क्या मतलब है? तो देखा गया कि नीला प्रकाश देता है। क्या देता है? नीला प्रकाश देता है। समझे? फिर से, डी ब्लॉक के तत्व रंगीन आयन क्यों होते हैं कहोगे? क्योंकि डी ब्लॉक के तत्वों को जब श्वेत प्रकाश में रखा जाता है, डी ब्लॉक के अंतिम कोश में आंशिक इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? भरे होते हैं। पूरे इलेक्ट्रॉन भरे नहीं होते हैं। तो आंशिक इलेक्ट्रॉन भरे होने कारण जब इसके इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं तो करते क्या है? कुछ प्रकाश को अवशोषित करके वो एक विशेष रंगीन आयन क्या होते हैं? टूट जाते हैं। इसलिए हम लोग कहते क्या है? ये लोग क्या देते हैं? ये लोग रंगीन युग्मों का निर्माण कर लिखवाएंगे। बात समझ आई? कोई दिक्कत? अगला क्या है? ये तत्व अणुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं। अणुचुंबकीय, देखो अगर हम बात करें किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था चुंबकीय गुण के आधार पर, किसी पदार्थ को चुंबकीय गुण के आधार पर 3 भागों में बांटा गया, मुख्य रूप से 3 भाग। कितने भागों में? 3 भागों। पहला होता है अणुचुंबकीय। क्या होता है? अणुचुंबकीय। दूसरा का होता है प्रतिचुंबकीय और तीसरा का होता है लौह चुंबकीय। नहीं समझे? मतलब समझो, 3 प्रकार, अणुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय। अणुचुंबकीय क्या होता है? अणुचुंबकीय मतलब ये होता है किसी के सामने उसको जब अणुचुंबकीय पदार्थ को लोहे के सामने रखा जाता है, इसमें क्या होता है? चुंबकत्व का गुण बहुत क्या होता है? कम डेवलप होता है। उसको हम लोग कहते क्या है? अणुचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय क्या होता है? ऐसे पदार्थ जब जिनको लोहे के समीप ले जाया जाता है तो उसकी ओर आकर्षित नहीं होते, बल्कि क्या होते हैं? दूर भागते हैं। उसको हम लोग कहते हैं
प्रतिचुंबकी, और एक होता है लौ चुंबकी फेरोमैग्नेटिज्म। वो क्या होते हैं? जब उनको लोहे की समीप ले जाया जाता है क्या होते हैं? वो लोग बहुत प्रबल रूप से क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? लौ चुंबकी पदार्थ। अब देखो इधर, बोलो मत। ई ब्लॉक के लगभग अधिकांश तत्व वह अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। अनुचुंबक यानी इनको हम लोहे के समीप ले जाएंगे तो कुछ न कुछ ये लोहे की ओर क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे। आयरन, कॉपर, निकिल, जिंक, ये लोग क्या होते हैं? ये लोग इनको चुंबक की ओर ले जाओगे, ये लोहा चुंबक को नहीं होता है, होता है। इन सभी को चुंबक की ओर ले जाओगे तो ये लोग क्या होंगे? चुंबक के क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे। इसको हम लोग क्या कहते हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। दिखाएंगे भी, ठीक? ये बात समझ ना? अनुचुंबकीय क्या होते हैं? ठीक, आगे देखो। सभी तत्व उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। देखो इधर, डी ब्लॉक में अधिकांशतः जो तत्व होते हैं वो सभी उत्प्रेरक यानी कैटालिस्ट काम करते हैं। इसका मतलब क्या है? तुम लोग जानते हो, जब अमोनिया हाइबर विधि से अमोनिया के निर्माण में, जब हाइबर विधि से अमोनिया निर्माण किया जाता है तो वहां पर कौन सा आयरन उत्प्रेरक रूप में यूज किया जाता है ना जी? ये समझे? जब हाइबर विधि से अमोनिया निर्माण किया जाता है तो वहां पर उत्प्रेरक क्या होता है? आयरन। क्या होता है जी? आयरन। इसी प्रकार से जो हम लोग बहुत सारे कंपाउंड बनाते हैं, बहुत सारे कंपाउंड को बनाते समय हम लोग उत्प्रेरक के रूप में निकिल का, आयरन का, जिंक का, कॉपर का, बहुत सारे धातुओं को हम लोग उत्प्रेरक रूप में यूज करते हैं। उत्प्रेरक क्या होता है? ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए बिना उस अभिक्रिया की क्या करता है? बढ़ा देता है। उसको हम लोग कहते क्या है? उत्प्रेरक। बताया भी था, दो दोस्त मार कर रहे हैं, तीसरा का दोस्त भिड़ाने वाला हो गया, तेरे पापा कैसे बोल दिया? बस वहां भिड़ाया, भिड़ा क्या हो गया? भाग गया। और मार किस में हुआ? मार हुआ दुनहाओं में, भाग दुनहाओं बस भिड़ा चले। पापा बोल दिया, रे इतना इज्जत कहा एक। तो वहां पर क्या है जी? तीसरा का मिला क्या है? क्या लड़ाई भाग लिया? वो लड़ाई भाग नहीं लिया, बस आग में ठीक काम करके वहां से हो गया। चलो, और मार किस में हुआ? आगे देखो, आगे बोलो मत। पांचवा, डी ब्लॉक में जितने भी तत्व रखे गए हैं सभी तत्व परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। देखो कैसे, देखो तुम लोग देखोगे डी ब्लॉक के, देखो इधर स्कैंडियम की जो संयोजकता है +3, कितनी है? टाइटेनियम की +3 +4, वैनेडियम की +2 भी है, +3 भी है, +4 भी है, प्लस। बताओ, एक एक मिला, लेकिन तुम यस ब्लॉक में देखो, किसमें देखो? यस ब्लॉक में +1 +1 +1 +1 +1 +1, इसमें देखो +2 +2 +2। लेकिन डी ब्लॉक में क्या हो रहा है जी? डी ब्लॉक में एक एक मिला कई संयोजकता लेकर बैठे हुए हैं, इसलिए को हम लोग कहते क्या है? परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। यानी एक एक मिला, देखो यहाँ पर +2 +3 +4 +6 +8, 8 तत्व क्या करते हैं लोग? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को दे सकते हैं। इस संयोजकता इनकी क्या है? ऑक्सीकरण संख्या है। कुछ पल्ले पड़ रहा है, आगे देखिए। एक जटिल संकुल युग्मों का निर्माण करते हो यार। डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट होते हैं यह जटिल क्या होता है? कॉम्प्लेक्स है, तुम लोग जानते हो। या फिर CN6 या फिर CN6, ये क्या है जी? एक जटिल यौगिक है। क्या है? जटिल यौगिक है। तुम लोग जानते हो K4 या फिर CN6, ये सब क्या होते हैं? K4 या फिर CN6, Cu या फिर CN6, ये सब क्या होते हैं? ऐसे होते हैं जटिल यौगिक। क्या होते हैं? जटिल यौगिक। तो डी ब्लॉक के लगभग अधिकांश तत्व क्या बनाते हैं? जटिल यौगिक यानी संकुल यौगिक का निर्माण करते हैं। ठीक, अगला क्या है? इनका गलनांक समान क्या होता है? बहुत उच्च होता है। लोहा हो गया, आयरन लगभग 1250 डिग्री सेल्सियस तक क्या होता है? उबलता है, खौलता है। कौन? आयरन नहीं, लोहा। तो क्या 1200 टेम्परेचर कम है? 1200 डिग्री सेल्सियस कम है? तो लोग जानते हो टंगस्टन का रखा गया है। ठीक, आवर साड़ी में सबसे अधिकतम गलनांक किसका होता है? टंगस्टन का 3600 डिग्री सेल्सियस। किसका होता है?
एक पुलिस एग्जाम पूछा गया है 3600 तो 3500-3600 तक होता है। सोचो इतना मैक्सिमम होता है। सोचो देखो बात सुनो जी, आगे देखो ठीक। इनका जलनांक उतना क्या होता है, बहुत ही हाई होता है, मतलब बहुत टेम्परेचर के देने के बाद ये लोग क्या होंगे, गलेंगे, उबलेंगे। ना अगला मिश्र धातु निर्माण करते हैं। डी ब्लॉक में अधिकांश जो तत्व होते हैं वो लोग आपस में मिल करके मिश्र धातु यानी मिक्स क्या जी, मिश्र धातु क्या करेंगे निर्माण। जैसे तुम लोग जानते हो पीतल क्या होता है, पीतल। तो पीतल किससे बना होता है, कॉपर। और हर घर में पीतल बर्तन, ऐसा कोई घर नहीं होगा आज के समय में जिसके घर में पीतल बर्तन ना हो। समझो ना, पीतल बर्तन हो गया ना जी, नहीं देगा से हर घर में पीतल बर्तन होगा। तो जो पीतल बर्तन किससे बना होता है, कॉपर। और अब बताओ क्या बोलो मत, कॉपर और जिंक किस ब्लॉक का एलिमेंट है, डी ब्लॉक। यानी जब दो या दो से अधिक धातुओं को मिला करके एक नई धातु तैयार की जाती है उसको हम लोग कहते हैं क्या, मिश्र धातु। तो पीतल क्या है, पीतल है मिश्र धातु। तो किससे बना होता है, कॉपर और जिंक से। कुछ पल्ले पड़ा, कुछ मतलब निकला, हिंडा लो पहले, हिंडा लो डी ब्लॉक के तत्व, हिंडा लो। देखो आगे पहला पॉइंट देखो, डी ब्लॉक के तत्व वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन, पढ़ा से लिखो, वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन ट्यूब कोश, छोटका डी लिखना ध्यान है, छोटका डी, ट्यूब कोश में प्रवेश करते हैं, ट्यूब कोश में प्रवेश करते हैं। ट्यूब कोश में प्रवेश करते हैं, उन्हें डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं, उन्हें डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं, उन्हें डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। एक लाइन छोड़ो, डी ब्लॉक के तत्वों को लिख रहा हूं मैं, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहते हैं, संक्रमण तत्व ही, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहते हैं। क्योंकि इनके अंतिम कोश में, क्योंकि इनके अंतिम कोश में जो कई लोग अलग अलग बात बताए, ठीक बता रहे हैं, क्योंकि इनके अंतिम कोश में क्योंकि इनके अंतिम कोश में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। समझाना जरूर, परेशान मत, क्योंकि इनके अंतिम कोश में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्योंकि इनके अंतिम कोश में क्या पाते थे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जैसे है यहाँ कपारवा 2+, कपारवा प्लस, तो कपारवा का परमाणु क्रमांक होता 29, यह अपवाद में आता है 1s2, 2s2, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, काउंट करो पहले क्या हुआ, 2 2 6 6, 10 2, 12 6, 18 2, 20 10। एक मिनट रुके, क्रम लिखते क्रम से, 1s2, एक मिनट ध्यान रखो, पेशेंस, पहले भरोगे 3d में, फिर इलेक्ट्रॉन भरोगे 4s में, किसमें भरा गया होगा,
भरना भरना हमको कौन किसने ये अपवाद होता है, जो बताया हूँ। देखो तो होता है कौन किसने ना, इसमें का एक इलेक्ट्रॉन किसमें कूद जाता है डी में, यस का एक इलेक्ट्रॉन किसमें कूद, हमको करना होता है कॉपर प्लस का, तो कॉपर प्लस का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यही वाला। कॉपर क्यों किसका जी, केवल कॉपर का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यही वाला, क्योंकि ये क्या अपवाद है, क्या है बताया था भैया 24-29 का होता अपवाद। कॉपर का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यही वाला, लेकिन हम करना किसका है, कॉपर टू कॉपर प्लस का। तो कॉपर प्लस मतलब ये होता है, बहुत ध्यान से समझना, सब उड़ जाएगा ऊपर से। कॉपर का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये वाला, क्यों बताया था, अगर किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्षा में 9 इलेक्ट्रॉन उसके कक्षा में भरे गए हैं, तो करता क्या है, वह एक इलेक्ट्रॉन और लेकर के अपने कक्षा को स्थायी बना लेता है। इसीलिए यस ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन किस में कूद जाता है, और डी में कितना हो गए 10। ये तो हुआ कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये हम करना किसका है, कॉपर प्लस का। तो कॉपर प्लस मतलब ये है कि इसमें से भी एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया है, हेल मिटा दिए, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 29 माइनस 1 28, दो दुई 66, 10 दुई 5 18 10, सही है। देखो 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 डी ऑर्बिटल में कौन सा, डी ऑर्बिटल कई कक्षक, डी कक्षक में ट्यूब कोश में कई कक्षक, यही तुम जान जाओगे अनुचुंबकित प्रतिचुंबकित समझाता हूं। 1 2 3 4 ढूंढ के नियमानुसार पहले एक एक छू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोनो कक्षक अपूर्ण है, सभी कक्षकों में शादी विवाह हो गया है, लोग पेड़ हैं, पैलेस में है, कोई दिक्कत नहीं है। ये लोग क्या करेंगे, कोनो मिलन लाइफ में आएगा, भगा देंगे, जा भैया हमारा सब सेटल है, कर ये क्या करेंगे, प्रतिकर्षित, यानी हर कक्षक पूर्ण रूप से भरा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे जी, यानी यहाँ पर कक्षक भरा होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा, प्रतिचुंबकी पदार्थ। तुमसे कोई पूछ लेगा कि कॉपर प्लस की प्रकृति क्या होती है, तो कौन सी प्रकृति है, प्रतिचुंबकी पदार्थ है। क्या है जी, प्रतिचुंबकी। क्यों प्रतिचुंबकी पदार्थ इसीलिए पड़ा क्योंकि इसके सभी कक्षक क्या है, पूर्ण रूप से हरे हैं। अब आगे देखो, हमने कह दिया कॉपर 2+, क्या कॉपर 2+। अब बताओ परमाणु क्रमांक 29, अब कई टन घट गए इसमें से, 27 माइनस 2 29 माइनस 2 कितना आएगा बताओ। अब डी में कई टन घटेंगे, डी में कितने टन घटेंगे, करो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 1s2 2s2 2p 3s 3p 3d 8। चलो आगे देखो, आगे देखो सेना जी, 3d 9। इधर देखो, जब इसका में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, किसे करेंगे, इसका। चलो देखो इधर, बताओ कितने कक्षक बनाएंगे, 1 2 3 5 हो गया ना। चलो आगे देखो, कितने हुए थे यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8। बताओ एक कक्षक अपूर्ण नहीं पूरा है, एक कक्षक अपूर्ण होने की वजह से इसको हम प्रतिचुंबकीय नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अनुचुंबकीय पदार्थ। क्या बोलेंगे, अनुचुंबकीय। बता लो इसको, ये है आवर्त सारणी। क्या आवर्त सारणी, आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में बांटा गया है। कितने ब्लॉक में, ये है एस ब्लॉक, ये है पी ब्लॉक,
और ये है लिखा है एस ब्लॉक। इस ब्लॉक के दो वर्ग है। पी ब्लॉक कितने वर्ग है? 1 2 3 4 5 6 वर्ग। ये है डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में 10 वर्ग है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वर्ग है। ये नीचे लिखा गया है या ब्लॉक लिखा गया एफ। ठीक, यह ब्लॉक के तत्व है। देखो यह ब्लॉक का जो एलिमेंट है ना वह इसी में आता है, संक्रमण धातु में ही आता है। किसमें आता है? संक्रमण धातु। और किस वर्ग में आता है? ये डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट हैं सब आते हैं वर्ग नंबर 3 में। किसमें आते हैं? ध्यान रहे चीज पूछा गया है। डी ब्लॉक के सभी तत्व किस वर्ग में आते हैं? वर्ग नंबर 3। बस मैं इस ब्लॉक का नाम एस ब्लॉक क्यों पड़ा? क्योंकि जब मैं इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूंगा इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन किस कोश में जाएगा? किसमें जाएगा? एस ब्लॉक में जाएगा, एस कोश में जाएगा। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? एस ब्लॉक। इस ब्लॉक के हम तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा? पी ब्लॉक में। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? पी ब्लॉक के तत्व। इस ब्लॉक के किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा? डी ब्लॉक में। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? डी ब्लॉक के तत्व। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे किसमें जाएगा? यह ब्लॉक में। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? ब्लॉक के तत्व। एक प्रश्न है सकते हैं, इनका नाम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है। इसको हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है? ऐसे तत्व, देखो कई लोगों ने इसका बहुत सारी भाषा दी है। तो ऐसे तत्व जो परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करते हैं उसको हम संक्रमण तत्व कहते हैं। या ऐसे तत्व जो रंगीन आयन देते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व कहते हैं। या ऐसे तत्व जिनको एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में रखा गया उसको हम लोग कहते हैं क्या? संक्रमण तत्व कहते हैं। अब संक्रमण तत्वों के बीच में यह ब्लॉक को रखा गया है। देखो इसका नाम ट्रांजिशन था। अब क्योंकि संक्रमण तत्वों के बीच में क्या रखा गया है? यह ब्लॉक तत्व रखे गए, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। आंतरिक संक्रमण तत्व। क्या नाम पड़ा? आंतरिक संक्रमण तत्व। इतना बात समझ में आया? इतना बात किसी कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। अब आगे ध्यान समझो। चलो लेकिन हमको इस चैप्टर में क्यों पढ़ना? डी ब्लॉक। क्या पढ़ना? डी ब्लॉक के तत्व। देखो पहले समझो इधर। इस आवर्त सारणी के जो विकास किए थे कौन किए थे? पुरानी आवर्त सारणी का विकास किए थे मेंडलीव साहब। कौन किया था? मेंडलीव साहब, सन 1871 में। ठीक, फिर 1913 ईस्वी की बात है, मोजले साहब ने क्या किया? उसको संशोधन किया। क्या किए? जो मेंडलीव साहब दिए थे वह दिए थे परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में, वो सही नहीं था। तो मोजले साहब ने क्या किया? जहां परमाणु भार था वहां क्या जोड़ दिया? परमाणु क्रमांक। और जब परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में तत्व को रखा गया और सारणी में, उनको क्या मिला? सही तरीका मिला। ठीक, उसी हम लोग कहते हैं क्या? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी आधुनिक आवर्त। ये मोजले द्वारा बनाई क्या है? सारणी। ठीक, बस हमें इतना हमको पढ़ना है डी ब्लॉक के एलिमेंट। अब यह समझना पड़े इस आवर्त सारणी में 7 आवर्त। आवर्त क्या होते हैं? 36 पंक्तियां लेटे हुए। 1 2 3 4 5 6 कितने वर्ग हैं? 18 वर्ग। कितने वर्ग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। हमको विशेष करके कौन सा पढ़ना है? डी ब्लॉक के तत्व। क्या पढ़ना है? डी ब्लॉक के तत्व। अब सोचते हैं डी ब्लॉक के तत्व हो क्या है। ठीक, डी ब्लॉक तत्व किसे कहते हैं? ऐसे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन ट्यूब कोश में प्रवेश करते हैं। किसमें प्रवेश करते हैं? ट्यूब कोश में। उसको हम लोग कहते हैं क्या है? डी ब्लॉक के तत्व। जैसे मान लो हमने ले लिया आयरन। क्या ले लिया? आयरन। बहुत ध्यान से बताना। चलो आयरन, तो आयरन का परमाणु क्रमांक कितना है? 26। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके सिखा दिए पूरा। ठीक सिखाया ना? 1s2 2s2 2p6 3s2 3s 3p। अब किसमें जाएगा? किसमें जाएगा जी? 4 में जाएगी ना। 4s2 फिर याद होता है 3d में आता है 3d में। गिनो 2 2 6 4 10 2 12 6 18 2 भरने कितने हैं? बताओ। अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें गया है? ट्यूब कोश में। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है? इसलिए इसका नाम क्या है? डी ब्लॉक के तत्व। तो डी ब्लॉक तत्व किसे कहते हैं? ऐसे तत्व
जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कोश में प्रवेश करता है उसको हम लोग कहते क्या है, डी ब्लॉक के तत्व। बताओ किसी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। तो ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें प्रवेश करता है, डी कोश में प्रवेश करता है, उसको हम लोग कहते क्या है, डी ब्लॉक के। अगर हम बात करें डी ब्लॉक के तत्वों का, तो डी ब्लॉक के तत्वों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वह n-1 डी, n-1 डी 1 से 10 तक से लेकर n-1 से 2 तक होता है। देखो कैसे, देखो 3D में इसको तुम क्रम से लिखोगे क्या लिखोगे बताओ, लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 फिर 3d 6 फिर 4s। बताओ अंतिम क्या है 4s2। n का मान कितना है, n का मान 4 कितना है 4। तो जो d में इलेक्ट्रॉन भरोगे तो n से कम होगा, यानी यहाँ पर क्या है 3 है, क्या है कि नहीं 3 है 4। अगर यहाँ पर रहेगा 5, यहाँ पर क्या लिखना है 4 है, कितना आएगा 4। तो जो डी ब्लॉक के तत्व इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है यस के साथ अगर रहेगा 4 तो डी के साथ कितना आएगा 3। इसी को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इतना समझ में आया ना। तो डी ब्लॉक के तत्वों को इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉन होता है किसमें प्रवेश करता है, डी ब्लॉक में, डी कोश में, से इसका नाम क्या पड़ा, डी ब्लॉक के तत्व। आगे देखो डी ब्लॉक के तत्व हो गया। डी ब्लॉक के तत्वों को 4 श्रेणियों में बांटा गया, श्रेणियों में 4 श्रेणियों, बहुत ध्यान समझना, ठीक। पहला श्रेणी ए वाला है, चौथे आवर्त, मैं लिखता हूं इधर, जगह तो है नहीं, इधर लिखता हूं आवर्त 4, आवर्त 4, फिर आवर्त 5, आवर्त 5, फिर आवर्त 6, फिर आवर्त 7। आवर्त 4 को हम लोग कहते हैं 3D श्रेणी। क्या बोलते हैं, ठीक। 4 श्रेणियों में बांटा गया, 1 श्रेणी 2 3 4। आवर्त 4 को हम लोग कहते हैं 3D श्रेणी। क्या बोलते हैं 3D श्रेणी। और आवर्त 5 क्या बोलते हैं 4D श्रेणी। क्या बोलेंगे 4D श्रेणी। और आवर्त 6 क्या बोलते हैं 5D श्रेणी। और आवर्त 7 क्या बोलते हैं 6D श्रेणी। इनका ऐसा नाम क्यों पड़ा, क्यों, क्योंकि जो हम आवर्त 4 यानी 3D श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा वह 3D उपकोश में इंटर करेगा। किसमें इंटर करेगा, देखो किसमें इंटर किया है 3D में, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है 3D श्रेणी। जब आवर्त 5 के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे उसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा वह किसमें इंटर करेगा 4D उपकोश में। किसमें इंटर करेगा 4D उपकोश में, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा 4D श्रेणी। आ रहा है ना। आवर्त 6 के तत्वों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें इंटर करेगा 5D श्रेणी, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा 5D। आवर्त 7 के तत्वों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे किसमें जाएगा 6D में जाएगा, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा 6D श्रेणी। 3D श्रेणी को हम लोग कहते हैं, इसका क्या नाम और होता है प्रथम संक्रमण श्रेणी। क्या होता है प्रथम संक्रमण श्रेणी। प्रथम पहला है ना, पहला श्रेणी है जी डी ब्लॉक का, डी ब्लॉक का। ये क्या है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे द्वितीय, क्या बोलेंगे द्वितीय संक्रमण श्रेणी। बहुत ध्यान से देना, द्वितीय संक्रमण श्रेणी। इसको क्या बोलेंगे तृतीय संक्रमण श्रेणी। इसको क्या बोलेंगे चतुर्थ संक्रमण। अब यहां देखो ध्यान से, 3D श्रेणी यानी प्रथम संक्रमण श्रेणी है कहां से कहां तक, तो स्कैंडियम से स्टार्ट है कहां तक है जिंक तक। कितने कहां तक है, अगर हम डी ब्लॉक के कोई भी श्रेणी देखेंगे तो क्या श्रेणी बनी 4 श्रेणी, चारों श्रेणियों में 10-10 तत्व। कितने तत्व है 10-10 गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना। अब यहां देखो, यहां जो तत्व है यहां का एक तत्व यहां लिख दिया गया लेंथेनियम। इसको पहले काउंट कर लो 1
2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, फिर सूझ लो, यहाँ का तत्व यहाँ लिखा गया एक्टिनियम। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ रहा है ना। तो इसको केवल केवल आगे वाला, केवल आगे वाला, केवल आगे, नहीं नहीं नहीं, केवल आगे, केवल आगे वाला, नहीं 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 नहीं, केवल यहाँ तक, ये वाला, ये वाला, ये वाला। बताओ, तो डी ब्लॉक में कितनी श्रेणियां, डी ब्लॉक में कितनी श्रेणियां, और चारों श्रेणियों में कितने कितने तत्व हैं। पहली श्रेणी क्या बोलेंगे, क्यों बोलेंगे, क्योंकि उसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है किसमें एंटर करता है। दूसरी श्रेणी क्या बोलेंगे, क्यों बोलेंगे, क्योंकि उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें जाता है। तीसरी क्या बोलेंगे, 5D श्रेणी, क्यों बोलेंगे, 5D जाता है। चौथी क्या है, क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें जाता है, 6D। इतना बात समझ में आया, किसी कोई दिक्कत, अब आगे समझो। अगर हम बात करें डी ब्लॉक के तत्वों की विशेषता के बारे में, ठीक, तो डी ब्लॉक के तत्वों की जो पहली विशेषता होती है, डी ब्लॉक के लगभग लगभग सभी तत्व धातुएं है। क्या है, धातुएं क्या होती है, ऐसे तत्व जो अपने बाहरी कक्षक से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने की क्षमता रखती है। तो हम लोग कहते क्या है, धातु, क्या बोलते हैं, धातु। बताओ, आयरन धातु का धातु है, कोबाल्ट क्या धातु का धातु, उसके बाद निकिल, कापर, जिंक, सब क्या है जी भैया, इसका हम तारीफ करते हैं, इसका भी तारीफ करते हैं, कापर का भी, सब तारीफ होता है। तो क्या होती है धातुएं, तो धातुएं किस अवस्था पाती है, ठोस अवस्था, किस अवस्था होती है, ठोस अवस्था, ये पहला। दूसरा क्या है, डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, यानी इनकी संयोजकता अलग अलग होती है। देखो कैसे, देखो इस कैंडियम की संयोजकता कितनी है, +3, यहाँ पर कितनी है, +3 +4, यहाँ कितनी है, देखो +2 +3 +4 +5 भी है, कैट हुई इसकी सब 4 तो। आगे तुम देखो, सब बहुत सारे लिखा गया, देखो देखो नहीं दिख रहा, क्या दिख रहा है, +2 +3 +4 +6 +7, बहुत सारे लिखा गया ना। लेकिन तुम इस ब्लॉक में देखोगे प्लस है, देखो प्लस है, यहाँ कितना लिखा गया, प्लस है, यहाँ कितना लिखा है, प्लस है, इनकी फिक्स होती है, +1 +2, इनकी फिक्स होती है, इनकी फिक्स, इनकी बदल बदल करके एक एक मिला कई कई संयोजकता अपने पास रखे होते हैं, किसके, ये परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करते। ठीक, आगे डी ब्लॉक के लगभग लगभग अधिकांश जो तत्व होते हैं वो अनुचुंबकीय प्रकृति होते हैं। क्या होते हैं, अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय क्या होता है, यानी ऐसे पदार्थ जिनको हम चुंबक के समीप ले जाएं तो क्या होते हैं, बहुत सूक्ष्म रूप से क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं क्या है, अनुचुंबक। कुछ मिला प्रबल रूप से आकर्षित होंगे, कुछ मिला क्या होंगे, सूक्ष्म रूप से, क्योंकि इनके जो बाहरी कक्षक इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कम या बेसी होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन त्याग करके वो डी ब्लॉक में जाने के कारण एक परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। आगे वो बताया जाएगा। ठीक, आगे देखो, समझो, डी ब्लॉक के लगभग लगभग जो तत्व है वो रंगीन आयन देते हैं। क्या देते हैं हमको, रंगीन आयन, यानी कलर्ड आयन देते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि जब डी ब्लॉक के तत्वों को श्वेत प्रकाश में रखा जाता है, ये लोग करते क्या है, अपने बाहरी कक्षक, क्यों, इनके बाहरी कक्षक में इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरे नहीं, डी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन कहां से कहां तक है, एक से, अपूर्ण भरा है ना, कि पूर्ण भरा है, अपूर्ण है। अपूर्ण होने के कारण जब इसको सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो करता क्या है, ये सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करके अवशोषित करके निम्न ऊर्जा स्तर से कहा जाता है, जब निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो उस टाइम जब जा रहा होता है उस टाइम करता क्या है, कुछ प्रकाश की मात्रा को अवशोषित कर देता है, और करता क्या है, एक जिस रंग को मतलब सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं, 7 रंग, तो जो रंग वो एब्जॉर्ब किया वह करता क्या है, उसको निकाल देता है, उपयोगित करने लगता है। ये करते क्या है, इनके आयन जो होते हैं क्या होते हैं, रंगीन होते, क्या होते हैं, रंगीन होते हैं। ठीक, इतना समझ में आना। आगे देखो, जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं वो प्रेरक का कार्य करते हैं। क्या कहते हैं, प्रेरक का, तुम लोग जानते हो जब अमोनिया फाइबर विधि से जब अमोनिया निर्माण किया जाता है तो वहां पर हम लोग प्रेरक रूप में किसका यूज करते हैं, Fe यानी आयरन का जी। ठीक, तो हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, आयरन यानी Fe का। बताओ, इतना बातें समझ आ रही नहीं आ रही, यहाँ तक कोई दिक्कत है, कुछ पल्ले पड़ा। ठीक, लिखो, ये डालो,
बी ब्लॉक के तत्व